हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डॉट नेट ट्यूटोरियल सीरीज में ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम बात किए थे कि डॉट नेट क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करेंगे। अगर वो वीडियो अभी तक आपने दिखा नहीं तो जाकर देखिए, इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क में 4 मेन कंपोनेंट है: कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी FCL, कॉमन टाइप सिस्टम CTS एंड कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS। उसके साथ साथ 2 और कंपोनेंट है जैसे कि कोर लैंग्वेजेस लाइक विंडोज फॉर्म, ASP.NET एंड ADO.NET एंड अदर मॉड्यूल्स लाइक WCF, WPF, LinkU, एंटिटी फ्रेमवर्क एक्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में इन सारे के सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR। ये क्या होता है? जब हम डॉट नेट फ्रेमवर्क में कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर कुछ एरर भी हो सकता है। उस एरर को चेक करने के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क में एक कंपाइलर होता है जिसका नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि उस सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं। अगर उसमें कुछ एरर है तो उसको हमको शो करता है। अगर उसमें कुछ एरर नहीं है तो ये क्या करता है ना, इस सोर्स कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट कर देता है। ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड क्या होता है, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो एक रूम में 5 लोग बैठे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं। एक को हिंदी आता है, एक को मराठी आता है, एक को बंगाली आता है, एक को कन्नड़ आता है और एक को तेलुगु आता है। अगर वो लोग आपस में बातचीत करेंगे तो कोई किसी का लैंग्वेज समझ नहीं सकते हैं। अगर वहाँ पर एक लोग बैठा है जिसको इंग्लिश आता है, वो क्या करेंगे ना, जो बंगाली में बात करेंगे उसका बंगाली लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो बाकी चारों को समझा देगा। ताकि क्या होगा ना, उन चारों लोग उस बंगाली लोग जो बोलते हैं उसको समझ पाएगा। तो इस तरह से हम डॉट नेट फ्रेमवर्क में होता है एक इंटरमीडिएट कोड लैंग्वेज होता है जो कि CLR अंडरस्टैंडेबल होता है। मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत सारे लैंग्वेज होता है, वो सारे लैंग्वेज CLR अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज होता है जिसको नाम हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। उसके बाद क्या करता है ना, CLR उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है जो कि CPU की तरह एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो ये था CLR का काम। उसके साथ साथ वो एक्सेप्शन हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन भी करता है। वो क्या है हम डिटेल्स में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो CLR का मेन काम क्या होता है, ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी FCL। ये क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, नेमस्पेसेस, इंटरफेसेस एंड वैल्यू टाइप्स दैट आर यूज्ड टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम जो एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं, उस प्रोग्रामिंग में बहुत सारे क्लासेस, नेमस्पेसेस, इंटरफेस हम यूज करते हैं। उस सारे के सारे क्लासेस, नेमस्पेसेस, इंटरफेस को कलेक्ट करके एक लाइब्रेरी में रखा जाता है। उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जो कि हर एक लैंग्वेज के लिए कॉमन होता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है बेस क्लास लाइब्रेरी, जो कि इस FCL का एक पार्ट होता है। इट प्रोवाइड्स लाइब्रेरी सपोर्ट टू कॉमन लैंग्वेज रन टाइम टू वर्क प्रॉपर्ली। CLR को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जो कि काम करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS। इट प्रोवाइड्स मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑल द लैंग्वेजेस दैट टारगेट CLR। यानी कि ये कुछ कॉमन फीचर्स प्रोवाइड करता है विच आर सपोर्टेड बाय ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क। कभी कभी क्या होता है कि हम जब एक लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तभी हम और एक लैंग्वेज को एक्सेस करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क में जितने सारे लैंग्वेज होता है वो सारे के सारे लैंग्वेज अलग अलग होता है। जैसे कि C# केस सेंसिटिव होता है लेकिन VB केस सेंसिटिव नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CLS कुछ कॉमन फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके सहायता से हम एक लैंग्वेज में और एक लैंग्वेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन टाइप सिस्टम CTS। It describes a set of types that can be used in different .NET languages in common।
यानी कि CLS के तरह ये कुछ कॉमन डाटा टाइप प्रोवाइड करता है विच आर सपोर्टेड बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। इसके साथ ये क्या करता है ना, इसके सहायता से हम डिफरेंट .NET लैंग्वेजेस में जो ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं उस सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन भी हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ CTS। CTS दो टाइप का होता है, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप में वैल्यू पास होता है और वो जाकर स्टैक में स्टोर होता है। डाटा स्ट्रक्चर में जो कंसेप्ट था स्टैक एंड हीप, तो स्टैक में जाकर वैल्यू स्टोर होता है एंड रेफरेंस टाइम में क्या होता है ना, एड्रेस जाकर हीप में स्टोर होता है। तो ये था CTS कमांड टाइप सिस्टम। तो ये था 4 मेन कंपोनेंट्स। उसके बाद आता है कोर लैंग्वेजेस, जहाँ पर फर्स्ट आता है विंडोज फॉर्म। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके सहायता से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद आता है ASP.NET। ये वेब फ्रेमवर्क है जिसके सहायता से हम वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विस भी बना सकते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मतलब यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके भी हम कोडिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ADO.NET। ये एक ब्रिज होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर फ्रंट एंड हम ASP.NET विद C# यूज़ करेंगे एंड बैक एंड जो कि डाटाबेस होता है जहाँ पर हम SQL सर्वर हम यूज़ करेंगे। तो उस फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए ADO.NET हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है WPF, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके सहायता से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं जस्ट लाइक विंडोज फॉर्म। बट यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर होता है जिसके सहायता से हम बेहतर विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद आता है WCF, विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन। इसके सहायता से हम सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये क्या करता है ना, ये डाटा को एसिंक्रोनस मैसेज फॉर्मेट में एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक सेंड करता है। ठीक है, इसके सहायता से हम वेरियस सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद आता है LINQ, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ये .NET फ्रेमवर्क 3.5 वर्जन में इंक्लूड किया गया है। इसके सहायता से हम डायरेक्ट C# एंड VB प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटाबेस क्वेरी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एंटिटी फ्रेमवर्क। ये एक ORM बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके सहायता से हम रिलेशनल डाटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटाबेस कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में फ्रेशर लेवल में इस बेसिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे C# लैंग्वेज के बारे में। तो C# लैंग्वेज सीखने के लिए इस चैनल से जुड़ी रहिए। मैं C#, ASP.NET रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।